हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी और उन समस्याओं से हमें कैसे निजात पानी थी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो 3 चैलेंजेस जो हमारे सामने थे, उसमें से जो पहला चैलेंज हमारे सामने था, वो था राष्ट्र को विविधताओं के बाद भी एक करना। यानी कि इतनी अलग-अलग डाइवर्सिटी होने के बाद हम अपने देश को एक कैसे कर सकते हैं, एकता के सूत्र में कैसे बाँध सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने ये था। दूसरा चैलेंज था कि लोकतंत्र कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए। उसी के बाद हमारे सामने जो तीसरा चैलेंज था, वो था कि सभी के विकास के लिए हम कार्य करें। किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सभी के विकास के लिए हमें कार्य करना था। ठीक है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के सामने 3 नई चुनौतियाँ कौन-सी थी जब हम आज़ाद हुए थे? तो पहला था राष्ट्र को विविधताओं के बाद भी, यानी कि अलग-अलग होने के बाद भी, अलग-अलग संस्कृति होने के बाद भी एक करना, लोकतंत्र स्थापित करना और सभी के विकास के लिए काम करना। ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे ये कुछ कटिंग्स दिखाई गई है न्यूज़पेपर की। ये द डॉन न्यूज़पेपर है। ये पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, द डॉन। ये पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर है द डॉन, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1941। कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी? दिल्ली में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, दिल्ली में। द डॉन न्यूज़पेपर आज भी चलता है, ये न्यूज़पेपर आज भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। पाकिस्तान का बहुत सबसे पुराना न्यूज़पेपर है ये। ठीक है? इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है आज के टाइम, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो है कराची में। कराची में, ठीक है, कराची में। अब आप पूछोगे इसकी लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कौन सी लैंग्वेज है? ये इंग्लिश लैंग्वेज में निकलता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। डाउन, DAWN। ओके, स्थापना इसकी दिल्ली में हुई थी। अब इसका हेड ऑफिस है कराची में, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के साथ साथ अगर हम साइड में देखें, यहाँ पे दिखाया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन न्यूज़पेपर है। ये भी आज के टाइम अपना काम अच्छे से कर रहा है, यानी कि पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है और अभी भी अपना काम कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी द टाइम्स ऑफ इंडिया की? कौन सी लैंग्वेज में है? इसकी स्थापना भी दिल्ली में हुई थी, यानी कि दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 3 नवंबर 1858 को इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, 3 नवंबर 1858 को। लैंग्वेज कौन सी है इसकी? इसकी भी सेम लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि दोनों पुराने न्यूज़पेपर है। पुराना, सबसे पुराना न्यूज़पेपर इन दोनों में से तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, आज के टाइम भी आता है। ओके, उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में क्या कैसे खबर बन के आई, इंडियन न्यूज़पेपर में कैसे खबर बन के आई, यहाँ पे देखिए। ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश पीपल, एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ पावर अननोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये थी उस 15 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त, डेट मेंशन है यहाँ पे 14 अगस्त 1947। ये उस दिन का न्यूज़पेपर था और ये न्यूज़पेपर है 15 अगस्त 1947 का। तो भारत के अखबार में क्या खबर बन के आई थी जब भारत देश आज़ाद हुआ था? नेशंस वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट्स फ्रॉम पीपल। तो ऐसे कुछ हेडलाइन से ये बन के आई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ग्रीट्स पाकिस्तान। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे। तो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। ओके। हम यहाँ पे देखते हैं, सुबह ए आज़ादी फैज़ अहमद द्वारा लिखी ये कुछ लाइनें हैं। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 1911 से 1984 तक रहे। सियालकोट में इनका जन्म हुआ था और विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में ही रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने, इनकी ये आर्टिकल छप के आया था न्यूज़पेपर में जब देश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान की साइड से। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और पाकिस्तान की मांग जिसने उठाई थी वो ये शख्स था, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉन्टेम्परेरी रहा, उस टाइम ये समकालीन रहा था। ठीक है, तो जिन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा।
हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। यानी कि जो एक डिफरेंस है बहुसंख्यक में यानी कि मेजॉरिटी में यानी कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है और अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में, इनकी जो जटिलताएं हैं यानी कि समस्याएं हैं उनको दूर करने की भावना से हम काम करेंगे। देश आज़ाद होने के बाद बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल हैं। सभी में अमीर भी है, गरीब भी है। आप भी अपने समुदाय में आसपास देखते होंगे कि गरीब इंसान हर जाति में है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बटे हुए हैं। सही बात है। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। ये बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद वहाँ लगभग 16% माइनॉरिटी थी यानी कि हिंदू और दूसरे धर्म के लोग थे। आज जो वहाँ पर कितने रह गए, लगभग 2 से 3% वहाँ पर रह गए हैं। तो ये इन्होंने उस टाइम बात कही थी कि सभी को आज़ादी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया और इसी वजह से आप पाकिस्तान की हालत देख सकते हो क्या है, क्योंकि वहाँ पर समान अधिकार नहीं दिए गए लोगों को। उसके बाद 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना का ये भाषण था 11 अगस्त 1947 में, जो उसने दिया था कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में। कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की और पाकिस्तान के जनक भी इनको कहा जाता है। अब इस सितंबर का महीना चल रहा है, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 11 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, यानी कि 11 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना की। कौन सी बीमारी थी इनको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अक्षय रोग जिसको बोलते हैं, ये बीमारी थी इनको, और निमोनिया की बीमारी थी। मेन बीमारी जो इनकी थी वो टीबी की बीमारी थी। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद कितने दिन जिए ये, यानी कि इनका जीवन काल कितना टाइम तक रहा? ये सिर्फ 11 महीने, आप सोच कर देखो, 11 महीने जिंदा रहे पाकिस्तान के बनने के बाद। अगर मान के चलो, इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनकी बीमारी थी, टीबी की जो बीमारी थी, इन्होंने इसके बारे में किसी को डिस्कस नहीं किया था, यानी कि बताया नहीं था कि मुझे टीबी है। वरना देखो, इतनी जानलेवा बीमारी होने के बावजूद भी, क्योंकि जानलेवा आज के टाइम तो नहीं है, उस टाइम थी, क्योंकि डॉट्स टीबी का इलाज है ना आज के टाइम, डॉट्स फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं इसकी। तो उस टाइम जो अपना मेडिकल फील्ड था वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था, तो ये जानलेवा ही बीमारी कही जाएगी उस टाइम के हिसाब से। अगर इसने ये बात कहीं डिस्कस की होती, 11 महीने ही जिंदा रहा, बाद में किसकी बीमारी को किसी का पता होता किसी को भी, तो हो सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू या भारत के जो दूसरे नेता थे वो और थोड़ा और वेट कर लेते, यानी कि इनकी सुन लेते और पाकिस्तान को अलग करने में, मतलब हो सकता है कि आज भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही होते। लेकिन जैसे आज की कंडीशन चल रही है मेरे हिसाब से, वो अलग हो गए हमारे से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद इनको ये बीमारियां थी, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इनकी हम जन्म की बात करें, DOB जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1876 को इनका जन्म हुआ था। और DOD यानी कि डेट ऑफ डेथ वो है इनकी, जैसे मैंने बताया है, 11 सितंबर। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ अगस्त में, और 11 सितंबर में 1948 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ रात 11:20 पे कहाँ पे हुई थी? इनका जो घर था कराची में, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, देश के आज़ाद होने के बाद क्या बने ये? पहले गवर्नर जनरल। क्या बने थे? पहले गवर्नर जनरल बने थे पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना से पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। और जैसे मैंने बताया है पहले अभी तुम्हें कि लॉर्ड माउंटबेटन थे वो थे गवर्नर जनरल।
यानी कि दोनों देशों के, यानी कि उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो उसके बाद पहले गवर्नर जनरल बने हैं जो, वो बने हैं मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद इनको क्या क्या उपाधियां दी गई है? पाकिस्तान में इनको कायदे आजम कहा जाता है, कायदे आजम। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में कायदे आजम कहा जाता है, या बाबा ए कौम कहा जाता है, बाबा ए कौम। बाबा ए कौम या कायदे आजम का मतलब होता है, जैसे हम महात्मा गांधी जी के वर्ड यूज करते हैं राष्ट्रपिता, तो वहाँ पर इनको बाबा ए कौम या कायदे आजम कहा जाता है। यानी कि जैसे हम महात्मा गांधी जी को मानते हैं, वहाँ पर इनको भी ऐसा ही माना जाता है। ठीक है, कौन सी पार्टी में थे ये देश की आज़ादी से पहले? देश की आज़ादी से पहले ये थे कौन सी पार्टी में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक ही मेन पार्टी थी उस टाइम देश की आज़ादी से पहले। किसने स्थापना की थी इसकी? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे एक ही पार्टी में थे, और वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद ये कौन सी पार्टी में आए? पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद ये पार्टी में आए मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग, कौन सी पार्टी में? मुस्लिम लीग में आए। कब से कब तक रहे? 1913 से 1948 तक मुस्लिम लीग पार्टी में आ गए थे, यानी कि आज़ादी से पहले ही ये मुस्लिम लीग पार्टी में आ गए थे। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी 1906 में। When was Muslim League was established? 1906। ओके, क्या पेशे से क्या थे ये एडवोकेट थे, वकील थे, पेशे से वकील थे और एक नेता थे, सभी को पता है इस बात का। उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी मजार भी बनाई गई होगी। मजार के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी मजारें अपने आसपास के शहरों में, स्टेट में आप देखते होंगे। तो इनकी मजार है जहाँ पर इनको दफनाया गया था, वो कराची में है, क्योंकि इनकी डेथ कराची में हुई थी ना। तो इनकी जो मजार है वो कराची में है। और कराची में कहाँ पर है? कराची में है। और इनकी मजार को क्या कहा जाता है? इनकी मजार को कहा जाता है मजार ए कायद, मजार ए कायद। इनसे आपका कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी क्लास के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए, तो उसको बहुत ध्यान से लिखना और पढ़ना है, ध्यान रखना बहुत सारी बातें जो मैंने बताई हैं। एक बात का और ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, दोनों समकालीन थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों क्या थे? समकालीन थे। लेकिन ध्यान देने की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्या बने? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। ये प्रधानमंत्री बने तो ये गवर्नर जनरल बने। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के बने थे वो बने थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये थे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर। कब से कब तक रहे थे ये? 47 से, यानी कि 1947 से 1951 तक ये रहे थे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नोट करने की बात है, 1947 से और अब तक, यानी कि 2023 चला हुआ है, पाकिस्तान में अब तक 26 PM बन चुके हैं, 26 प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं। और 26 में से 19 तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और 7 उनके कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कार्यवाहक 19 और 7 हो गए 26। कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मान के चलो बीमार है या अपना शासन चलाने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी जगह पे जो दूसरे आ जाते हैं, या उन किसी की डेथ हो गई तो उनकी जगह पे जो दूसरे आ जाते हैं उनको बोलते हैं कार्यवाहक। तो 19 प्योर और 7 कार्यवाहक, तो 26 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। और 26 के 26 प्राइम मिनिस्टर में पाकिस्तान में भी भारत की तरह 5 साल का कार्यकाल होता है प्राइम मिनिस्टर का। और 26 के 26 प्राइम मिनिस्टर में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल यानी कि 5 साल का पूरा नहीं कर पाया है। या तो उनके ऊपर देश से गद्दारी के मुकदमे चला दिए जाते हैं, या फिर वो कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि उनको वहाँ की पब्लिक
लोकल आदमी या आतंकवादी संगठन कोई भी या आर्मी उनको मार देती है। अभी इमरान खान के साथ जो हुआ है आप सभी को पता है, वहाँ पे दोबारा से सरकार गिरी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में जो लाइनें छप के आई थी पोएम किन की थी, ये फैज़ अहमद फैज़ की, और ये इंडिया न्यूज़पेपर में छप के आई थी 15 अगस्त के उस दिन को। आज वारिस शाह से कहती है अपनी कबर से बोलो, ये ज़रूरी नहीं है। ये लिखी किसने थी? अमृता प्रीतम ने लिखी थी। 1919 से 2005 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी कि जीवन काल रहा। पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री कथाकार ये थी। ठीक है, नाम याद रखना, अमृता प्रीतम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि नेहरू ने क्या कहा था जब देश आज़ाद हुआ था। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप सभी को पता है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। उन्होंने कहा था कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। दूसरे जैसे हिंदू रिलीजन वाले हो गए, दूसरे रिलीजन वाले हो गए, उनके हिसाब से माइनॉरिटी में है, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान आज भी इंडिया में रहते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी में है हिंदू में, जो हिंदू के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटी में है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से वो मेजॉरिटी में है। पाकिस्तान चाहे जितना भी उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी कि हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं दिखाना है किसी के लिए भी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन नागरिक के अधिकार देने होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी, यानी कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। रिजर्वेशन आज भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दिया जाता है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा, शायद उसको तबाह भी कर दे। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी, मुख्यमंत्री को एक पत्र में 15 अक्टूबर 1947 को ये छपी थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे हम पढ़ते हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। इसमें देखिए 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। बिल्कुल ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ठीक है, ये अंग्रेजों की चाल भी बोल सकते हैं, और इसमें और मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो प्रमुख नेता थे उस टाइम, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, इस कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं। कारण, अगर तात्कालिक कारण पे जाए तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई है। क्या खींच दी गई है? सीमा रेखा खींच दी गई है। तो आप मुझे बताइए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? और जो इंडिया और चाइना इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस लाइन को क्या बोलते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलेंगे, और इंडिया और चाइना इनके बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। आगे चलिए, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था, और इस कारण मुस्लिम लीग ने कब एस्टेब्लिशमेंट की गई थी मुस्लिम लीग की? 1906 में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। देखो, पाकिस्तान की मांग कैसे मान ली गई, इसके ऊपर हमारे को एक अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि इस छोटी सी घटनाक्रम में सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान था, और अंग्रेजों का और कांग्रेस, ये तीन
पार्टीज हम बोल सकते हैं। तो इनका जो आपसी मनमुटाव था, मतभेद था, उसके चलते ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद विभाजन की प्रक्रिया, यानी कि भारत पाकिस्तान अलग कैसे हुए, कैसे उनको अलग होना पड़ा, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या बातें हुई, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडिया, इसको सुनते ही आपके माइंड में जो आजकल एक कंट्रोवर्सी चली हुई है INDIA, यानी कि सभी बहुत सारे दल मिल करके एक दल के खिलाफ हो गए हैं। देखा, हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, ना मैं किसी पार्टी को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको बस कि क्या चल रहा है। ये दल एक दल है और इसमें लगभग 26 पार्टीज के लीडर, यानी कि पार्टीज मिल करके इसमें आ गई हैं। और किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? बीजेपी के खिलाफ 2024 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इस पे बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि कई जगह पे इंडिया को बदल करके भारत कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये इस समस्या का कोई समाधान नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरे पर्सनल विचार है, बाकी आप लोगों के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अब। यह विभाजन दर्दनाक विभाजन था बिल्कुल, क्योंकि जो लोग अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए थे, अपने घर परिवार से बिछड़ गए थे, उनके लिए देखो कितना दुख देने वाला था ये। इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बना जाए। पहला पॉइंट निकल कर आता है कि विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई। तो उन्होंने बात की कि जो धार्मिक संख्या है, उसको विभाजन का हम प्रकार बनाएंगे, यानी कि एक धर्म के लोग, यानी कि जैसे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, और इंडिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के साथ मुस्लिम धर्म के लोग या अन्य धर्म के लोग भी रहेंगे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान की स्थापना मुस्लिम कंट्री के तौर पर हुई थी, यानी कि मुस्लिम धर्म के आधार पर हुई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा थे, मेजोरिटी में थे, वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग पर होंगे। ये बात मैंने अभी ऊपर बताई है। और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे, जहाँ पर मुस्लिम नहीं होंगे या बहुत कम मात्रा में होंगे, कम संख्या में होंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें सामने आएंगी। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो दिक्कतें सामने आनी ही आनी है। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया में, जो इंडिया और पाकिस्तान था, अफगानिस्तान भी उसमें था, तो ऐसा कोई इलाका नहीं था जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक हो, यानी कि मेजोरिटी में ज़्यादा हो, क्योंकि सभी मिलकर रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में एक जगह पे मिल करके रहते थे। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका था पश्चिम तथा दूसरा इलाका था पूर्व। छोड़ करके दो इलाकों को, बाकी जगह लगभग आबादी थी जो, वो सभी धर्मों की थी। दो इलाके थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है या सुना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। आप एक बार यहाँ आ जाना, पेज नंबर 15 पे देखना। इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। अगर हम साइड्स यानी कि डायरेक्शंस लगाएं, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये ईस्ट की साइड में है, इसलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। आज के टाइम इसको बांग्लादेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांग्लादेश। किसने आज़ाद कराया था इसको? 1971 में, जो हमारी वॉर हुई थी, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। जो हमारी ये वॉर हुई थी, हमने इसमें आज़ाद कराया था। हमने हेल्प की थी बांग्लादेश की, वहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए, ठीक है। बॉर्डर मूवी देखी होगी आपने, सन्नी देओल की बॉर्डर मूवी है, वो इसी घटना पर आधारित है। यानी कि बहुत सारे पॉइंट इसी रियल इवेंट्स उसमें लिए गए हैं, ठीक है। पहले के टाइम दो पाकिस्तान होते थे, एक बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, एक बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। दो पाकिस्तान थे। तो अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसको बांग्लादेश बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? बांग्लादेश। अब इसको भारत ने अलग से ही एक अलग देश बना दिया है, बांग्लादेश। इस देश का जो स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस देश ने पाकिस्तान से, यानी कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए।
मेन पाकिस्तान इसको बोला जाता है, जो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है। और ये था पूर्वी पाकिस्तान, अब ये बांग्लादेश बन चुका है। ये पाकिस्तान सिर्फ कहने मात्र का था। यहाँ के पाकिस्तानी जो सोल्जर थे, नेता थे, जो यहाँ पर आकर के अपनी तानाशाही करते थे, ब्रुचुअलिटी करते थे, यानी कि फीमेल्स के साथ कुछ गलत व्यवहार करते थे, वहाँ के लोगों को मारना पीटना, और यहाँ का जितना भी मिनरल्स थे, खनिज पदार्थ थे, सब यहाँ से वो यहाँ पर ले जाते थे। ये सिर्फ उनका कहने की टेरिटरी थी, लेकिन इसके विकास की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। तो इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा था पूर्वी पाकिस्तान को ख़त्म करके बांग्लादेश बनाने का। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इच्छा थिंग। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। ऐसा देखते हुए फैसला किया गया कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। देखो, 2 पाकिस्तान डिसाइड किए गए और इनके बीच में भारत का भूभाग, ये पूरा भारत का भूभाग था कि इन 2 पाकिस्तान के बीच में भारत का भूभाग लाई करेगा। ये उस टाइम डिसाइड किया गया आज़ादी के समय। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। अब पाकिस्तान की जो स्थापना हुई थी वो मुस्लिम, यानी कि मुसलमान जो नेता थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म को प्रायोरिटी दे करके की थी। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। अगर उनको आज भी बोला जाए कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तो वो आज भी मना कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हालात कैसे बनी हुई है इसका आप सभी को पता है। ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। जो सीमा प्रांत के निर्विवाद, यानी कि जिन पर कोई विवाद नहीं था, जो मेन नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता था। नोट कीजिएगा, सीमांत गांधी, यानी कि ये महात्मा गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में रहे हैं, जेल भी गए हैं। इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। और इनके बारे में आपको एक बात बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के। वो लगभग 28 साल उनकी जेल रही थी, यानी कि इम्प्रिजनमेंट में रहे थे वो। लेकिन जो ये सीमांत गांधी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ये 37 ईयर्स, यानी कि 37 साल जेल में रहे थे। इतना लंबा टाइम इन्होंने जेल में बिताया है अपना, टोटल 37 साल। ये नहीं कि एक बार जेल में गए तो 37 रहे, टोटल मिला करके 37 ईयर्स ये रहे थे। इनको सीमांत गांधी, सरहदे गांधी, इन्हीं के नाम है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए कि सरहदे गांधी, सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी दूसरा नाम है इनका, फ्रंटियर गांधी इन्हीं को बोला जाता था। फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को बोला जाता था। और क्या बोला जाता था, बादशाह खान, बादशाह खान भी किनको बोला जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये अनुयायी थे किनके, महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे। ठीक है। उसके बाद जैसा हम सभी को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में देखिए हमारे किन किन के साथ युद्ध हुए हैं। 1948 में, इसको युद्ध बोलो या धर्म के आधार पर बंटवारा बोलो, ये पाकिस्तान के साथ हुआ। 19 उसके बाद आ जाते हैं हम 62 में। ये हमारा युद्ध किसके साथ हुआ, चाइना के साथ हुआ। इसमें हमने अपना सियाचिन वाला एरिया जो था वो गंवा दिया था। ये चाइना की, यानी कि बहुत बड़ी चाल थी। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, क्योंकि भारत चीनी भाई भाई का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था, पंचशील के सिद्धांत मिलकर के तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया चाइना ने। उसके बाद 1965 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद 1999 कारगिल का युद्ध, आप सभी को पता है, ये हमारे युद्ध हुए। पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, हर युद्ध में पाकिस्तान हारा है हमारे से। चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया। उस टाइम भारत चीनी भाई भाई का नारा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लगाया गया, उनको साथ में लेकर चलने के लिए।
भारत चीनी भाई भाई का नारा क्यों लगाया गया था? क्यों बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा? इसलिए बोला था क्योंकि हम दोनों ही देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुए थे और अब हम दोनों देश मिल करके भाई की तरह काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ऐसा सोच करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली थी। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। चलिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी समस्या और विभाजन की प्रक्रिया में हम विभाजन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तीसरी समस्या और भी विकट थी, यानी कि मुश्किल थी। वो समस्या क्या थी? ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब, यानी कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे ब्रिटिश इंडिया में, जब ब्रिटिश की हुकूमत थी इंडिया में, पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहाँ गैर मुस्लिम आबादी भी थी, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। और इनमें बंटवारा किस हिसाब से होगा? जो जिला होगा या प्रशासनिक जो हल्का होगा, जैसे आज भी होता है हमारा असेंबलीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज होती है या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो क्या होता है, तात्कालिक नेताओं ने, उस समय के जो नेता थे दोनों साइड में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, उन्होंने बहुत सारे प्रक्रम चलाए कि बंटवारा किस आधार पर होगा, धर्म के आधार पर होगा, यानी कि मेजोरिटी के हिसाब से, माइनॉरिटी के हिसाब से, किस हिसाब से होगा। बहुत सारे प्रक्रम उन्होंने अपने लगाए। तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आया? 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था, यानी कि कंप्लीट फैसला नहीं हो पाया था कि दोनों देश किस आधार पर बट रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में है, यानी कि देश आज़ाद हो चुके थे दोनों, उनको ये नहीं पता था कि हम पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं, कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा इंडिया है, किस बेस पर इनका बंटवारा किया गया है। जो मतलब बहुत सारे लोग थे जो राजनीति में असक्रिय थे, जो सक्रिय नहीं थे, उनको पता नहीं था। जो सिंपल भोले भाले लोग थे, उनको यही नहीं पता था कि हम पाकिस्तान में हैं, भारत में हैं। तो वो अपना डिसीजन उस टाइम पर नहीं ले पाए कि कौन सा कंट्री हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत समस्या रही थी उस टाइम। उसके बाद पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। पंजाब का बंटवारा हुआ और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, यानी कि जो बंटवारा हुआ था उस टाइम, उसकी सबसे जो मुश्किल के जो क्षण थे वो यही क्षण था जब पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं, तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था वही आज का बांग्लादेश है। बिल्कुल हम मैप में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिमी बंगाल कहा जाता है? देखिए, पश्चिमी बंगाल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया है आज का बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ पे ये है पश्चिमी बंगाल। अब मैप है ये डायरेक्शंस ये रही। ठीक है, अब देखो, वेस्ट ईस्ट, हम जो हमारा जो पश्चिमी बंगाल है वो यहाँ पे है, लेकिन साइड तो इस साइड में ईस्ट है, तो हम इसको पश्चिमी बंगाल क्यों बोलते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा या आना चाहिए था। साइड तो इस साइड ईस्ट है, लेकिन हमने इसको आज के टाइम पश्चिमी बंगाल क्यों बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल? ममता बनर्जी सुना होगा आप लोगों ने। तो देखिए, इसको पश्चिमी बंगाल भारत के हिसाब से नहीं बोला जाता था, इसको पाकिस्तान के हिसाब से बोला जाता था। ये जो बंगाल है उस टाइम था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये बंगाल। तो ये पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के वेस्ट में, इस साइड वेस्ट है ना, पाकिस्तान के वेस्ट में था क्या? बंगाल। इसलिए इसको पश्चिमी बंगाल बोला जाता था, ना कि भारत के हिसाब से। ये था बंगाल और ये था पाकिस्तान और ये था बंगाल। तो इसको पश्चिमी बंगाल किस लिए बोला जाता था? क्योंकि ये पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के वेस्ट में था, यानी कि इस साइड में था और इस साइड में वेस्ट है, इसलिए इसको पश्चिमी बंगाल बोला जाता था। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस समस्या से जुड़ी
हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी दोनों तरफ थी, पाकिस्तान में भी थी, इंडिया में भी थी। जो इलाके पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी, बिल्कुल ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। दिल्ली तो गढ़ रहा है मुगल शासकों का। ये सब लोग एक तरह से सांसद थे, यानी कि एक ही सत्ता के बटे हुए लोग थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं, यानी कि उनको यही नहीं पता कि हम भारत में हैं, पाकिस्तान में हैं, कहाँ हमारा भलाई कहाँ हो सकती है, वो लोग इस बारे में मतलब नहीं जान पा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे ही यह बात साबित हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। किसी के मन में ये बात नहीं आई थी। देखो, जो भारत से ट्रेन जा रही थी पाकिस्तान, उसमें लाशें भर के जा रही थी, यानी कि वहाँ पे लोगों को काट के मार करके इनमें भर के भेजा जा रहा था। और कुछ लोगों ने अपने बचने का प्रयास भी किया है। शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन 1947 यानी कि बंटवारे के समय जो रिफ्यूजी थे, यानी कि देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे थे, उनसे भरी हुई ये ट्रेन देख रहे हो। ये ट्रेन लाशों की भर के भी आई है दोनों देशों में, एक देश से दूसरे देश में। और यही 1948 का युद्ध या धर्म के आधार पर लड़ाई हम बोल सकते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी। आगे चलिए। ये इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी कि इसका समस्या का समाधान कैसे किया जाए, यानी कि आनन फानन में हुआ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है और जल्द ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दे। कई बार तो उन्हें ऐसे चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा, यानी कि चंद घंटों के अंदर ही अपने देश को छोड़कर उनको जाना पड़ा। ये उस टाइम की बहुत बड़ी विभत्सना कही जाती है कि आनन फानन में हमारे जो दो देश थे, भारत और पाकिस्तान, यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर भारत था, वो कैसे अलग अलग हो गया था। समस्याएं सभी देशों ने झेली है, जो ब्रिटिश के अंडर में रहे हैं, समस्याएं सभी देशों ने झेली है लगभग। देखिए, एक बार अगर हम मैप में दोबारा जाएं, ये था पूर्वी पाकिस्तान, बाद में ये बांग्लादेश बन गया है। और बांग्लादेश के एक प्रमुख नेता हुए हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ पे आ जाते हैं। बांग्लादेश के एक प्रमुख नेता हुए हैं हमारे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के प्रथम क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश आज़ादी के बाद, यानी कि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने इनको आज़ाद कराया था पाकिस्तान से, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को ख़त्म कर करके क्या बना दिया था वहाँ पर बना दिया था बांग्लादेश। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे बांग्लादेश के, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, आपने नाम सुना होगा शेख हसीना। अभी G20 सम्मेलन हुआ है, शेख हसीना G20 सम्मेलन हुआ है अभी भारत में, और इस सम्मेलन से 2-4 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। इस सम्मेलन से हमारे जो रिश्ते बिगड़े हैं कनाडा के साथ, उसका भी आप लोगों को पता होगा। इंडिया और कनाडा के रिश्तों में क्या मनमुटाव आया है। वहाँ पर एक खालिस्तानी की हत्या कर दी जाती है और उसका आरोप सीधे सीधे इंडिया पर लगा दिया जाता है कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा कि ये हत्या किसने करवाई है? भारत ने करवाई है। अब हत्या जो करवाई गई थी वो खालिस्तानी समर्थक था, यानी कि खालिस्तान की मांग करने वाला व्यक्ति था, उसकी हत्या करवाई गई थी। अब कनाडा को क्या दिक्कत हुई खालिस्तानी जो था इसकी हत्या से? इनको दिक्कत ये हुई क्योंकि ये वहाँ का PR था, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस इनको मिली हुई थी, वहाँ का नागरिक था। और कनाडा बोलता है कि हमारे नागरिकों को समस्या दूसरे देश के हस्तक्षेप से कैसे हो गई, ये बात वो पचा नहीं पा रहा है। चलिए, ये बात अलग हो गई। हम बात कर रहे थे शेख हसीना की। शेख हसीना कौन है? शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के रहे थे, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनकी डॉटर है। तो आज क्या है ये सर जी? आप अब मेरे से पूछोगे ये आज क्या है? ये बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है, यानी कि अब ये प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है। शेख हसीना उनकी लड़की है, शेख मुजीबुर रहमान की। ओके,
मुजीबुर रहमान कद्दावर नेता रहे हैं बांग्लादेश के। इनको बंग बंधु, बंग मीन्स बंगाल, बंधु मीन्स भाई, बंगाल का भाई इनको कहा जाता था, बंग बंधु कहा जाता था। तो ये जो डिस्प्यूट हुआ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, इसका मेन कारण अगर हम डिस्कस करें तो क्या हो सकता है? इसका तात्कालिक कारण उस समय माना जाता है कि जिन्ना ने, मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू भाषा को कंपलसरी कर दिया था बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेशी लोग कौन सी भाषा बोलते थे? वो बंगाली भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग उस टाइम, जो आज का बांग्लादेश है, वो बंगाली भाषा बोलते थे। यानी कि उन पे ये भाषा, ये लैंग्वेज थोप दी गई थी, उर्दू लैंग्वेज, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस कारण वो मोहम्मद अली जिन्ना और पश्चिमी पाकिस्तान से, जो रियल में पाकिस्तान है, उससे चिढ़ने लगे थे। ठीक है। और वहाँ की जो आर्मी थी, पाकिस्तान की जो आर्मी थी, पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी करती थी, वहाँ पर हिंसा करती थी, अपनी मनमानी डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही चलाती थी। यानी कि अपने ही देश का हिस्सा होते हुए भी वो उसे अपना देश नहीं मानते थे, वो सिर्फ उसको लूटने खसोटने की एक चीज़ मानते थे। ये वहाँ पे रीजन थे कुछ जिस तरह से उनके अंदर मनमुटाव आया है। तो क्या हुआ, जब ये उर्दू वहाँ पे सौंप दी गई, आर्मी की ब्रुचुअलिटी बढ़ गई, तो पूर्वी पाकिस्तान से लोग तो कहाँ आने लगे? पूर्वी पाकिस्तान से लोग इंडिया में आने लगे। अगर हम मैप में दोबारा जाएं तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे, यहाँ की आर्मी आकर के यहाँ पे बहुत ब्रुचुअलिटी करती थी। तो ये लोग, इनका विस्थापन शुरू हो गया कहाँ पे? भारत में। यानी कि जो लगते हमारे राज्य थे, बंगाल, बिहार वगैरह, ये इनमें आने लगे यहाँ पे। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनकी हेल्प से क्या हुआ, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, यानी कि 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक युद्ध हुआ। किसके बीच में? इंडिया प्लस बांग्लादेश एक साइड थी। बांग्लादेश की एक सेना थी, उसको मुक्ति वाहिनी बोला जाता है। बांग्लादेश की सेना मुक्ति वाहिनी के साथ मिल करके इंडिया ने किसको हराया था? इस पाकिस्तान को हराया था, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसको हराया गया था। और बांग्लादेश देश की स्थापना करवाने में इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसके बाद क्या होता है, जो मुजीबुर रहमान होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट मुजीबुर रहमान, ये इन पर भी बहुत सारे आरोप लगे। इनके पास सत्ता आ गई, पावर आ गई, सारी चीज़ आ गई, लेकिन इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। तो इनका कार्यकाल सिर्फ 4 साल तक ही चल पाया। और 4 साल के कार्यकाल के बाद 15 अगस्त, नोट कर लेना, 15 अगस्त 1975 को इनकी हत्या कर दी गई। इनके 3 बेटे थे और इनके पूरे परिवार को मार दिया गया 15 अगस्त 1975 में। और इन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन इन पे कहीं ना कहीं आरोप लगे थे कि देश को लूटने खसोटने के। ठीक है। अब 3 बेटे और पूरे परिवार को मार दिया गया। तो सर आपने बताया कि शेख हसीना इनकी बेटी थी, वो कैसे बच गई? तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि शेख हसीना कैसे बच गई। देखिए उस टाइम क्या था, शेख हसीना और लड़की थी मुजीबुर रहमान की रिहाना। शेख हसीना और शेख रिहाना, ठीक है, ये दोनों पश्चिमी जर्मनी में गए हुए थे उस समय। ये कहाँ पे रह रहे थे? पश्चिमी जर्मनी में, यानी कि जर्मनी में रह रहे थे उस टाइम। तो इनके बचने का कारण सिर्फ यही था और उनकी पूरी फैमिली मार दी गई थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर्मी का शासन आ जाता है। मुजीबुर रहमान के मरने के बाद आर्मी का शासन आ जाता है। तो उसके कई सालों के बाद जो आवामी लीग थी, जो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उस लीग के लोगों ने शेख हसीना को बुलाया वापस और बुला करके उनको प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। किसका? आवामी लीग का, बांग्लादेश का नहीं, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया उनके पिताजी की जगह पे। और तब से उनका बहुत लंबा शासन चल रहा है। किस तौर पर? वहाँ की जो पाकिस्तान, पूर्वी जो पाकिस्तान था, यानी कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ की एक कद्दावर नेता है। कौन? शेख हसीना। ठीक है। इनकी बहन का क्या नाम था? रिहाना। जर्मनी में रहते थे इसलिए बच गए थे। ठीक है। अब हम अगर डिस्कस करें बांग्लादेश में, इनके बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। खालिदा जिया नाम है, खालिदा जिया और शेख हसीना, ये 2 लेडीज ऐसी हैं वहाँ पर, इनके नाम से पूरी पार्टी वहाँ पे जानी जाती है। एक पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इनकी जो हेड है वो खालिदा जिया है, ये भी एक लेडीज़ है।
और हसीना यानी कि शेख हसीना मुजीबुर रहमान की लड़की जो है, ये कौन सी पार्टी में थे? ये आवामी लीग, यानी कि 2 मेन पार्टियाँ वहाँ पे, जैसे कांग्रेस और बीजेपी इंडिया में है, वहाँ पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग 2 पार्टी हैं और दोनों की जो हेड है वो लेडीज़ हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आई होगी और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।